देख रहे न्यूज़ 24 भारतवर्ष। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए आए हैं। हरियाणा के फिरोजपुर गांव बांगर गांव, जो कि ओचंदी बॉर्डर के साथ लगता हुआ गांव है, वहां पे एक ऐसी शख्सियत रहती हैं जिनका नाम कॉमरेड हंसराज राणा जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं उनके जीवन के बारे में, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आंदोलनों में गुजारी है और आम आदमी की ही लड़ाई लड़ी है। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अंकल जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जो आप ये कॉमरेड शब्द लगाते हैं अपने नाम से पहले, इसके बारे में बताइए, क्योंकि हमें भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ का। सबसे पहले मैं इस चैनल के सभी श्रोतागण, सुनने वाले, देखने वाले जो भाई हैं, उनको जो है क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। उनका जो है क्रांतिकारी नमस्कार करता हूँ और फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और अंकल जी, क्योंकि मैंने जब आपका नाम सुना ना इस क्षेत्र में कि कॉमरेड हंसराज राणा जी हैं कोई फिरोजपुर बांगर गांव में, तो कॉमरेड शब्द को हम ये मानते हैं कि भाई कोई फौज से जुड़ा हुआ इंसान होगा। लेकिन जब गांव में आपके बारे में मैंने पूछताछ की, उसका तो मतलब ही कुछ और निकला है। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे अंकल जी कि कॉमरेड शब्द आप क्यों लगाते हैं अपने नाम से पहले? देखिए, वास्तव में जो कॉमरेड शब्द है उसको इस देश के सत्तासीन लोगों ने घुमा फिरा करके कुछ और बना दिया। वास्तव में कॉमरेड वो साथी है जो संघर्ष का साथी है। संघर्ष का जो साथी है उसको कॉमरेड कहा जाता है। कॉमरेड का अर्थ है संघर्ष का साथी। इसलिए आप अपने नाम के साथ कॉमरेड लगाते हैं? हाँ, मैं भी लगाता हूँ, दूसरे साथी भी लगाते हैं। तो उसमें जो है एक कॉमरेड नाम से मेरी ये पहचान बन गई और मैंने भी इसको स्वीकार कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अंकल जी, बात करें आपकी उम्र की, आपकी उम्र कितनी है आज के टाइम में? मैं 65 साल का हूँ जी। अंकल जी, जैसे मेरे को गाँव वालों से पता चला कि हमेशा आप संघर्ष में रहे, आंदोलनों में रहे, आम आदमी की लड़ाई लड़ी, थोड़ा अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं एक साधारण बच्चा था। हमारे मकान के साथ दो महान फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने लंबी यातनाएं जेल में झेली थी और अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ ऊपर जो है ये पत्थर का जो कोल्लू है उनके पैर पे फैला दिया था, जिससे उनको दोनों पैर टेढ़े मेढ़े थे। मतलब उनका जो पैर थे वो बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे। हाँ, वो चलते थे उससे बैठ वगैरह के सारे से लंगड़ा के जैसे तैसे। वो यहाँ 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते थे। हम छोटे थे, हम बच्चों को इकट्ठा वो करते, वो राष्ट्रगान कहलाते और पूरे गांव में फेरी निकालते। आगे आगे वो तिरंगा झंडा लेकर के चलते, पीछे हम जो है नारे बोलते चलते और वो सिलसिला कई साल तक चला। मेरी जो बचपन की जो नींव थी, उस नींव के अंदर ये जो है संघर्ष की बातें वहीं से शामिल हुई। मैं उसको जो है शुरुआत मानता हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, उन जो हमारे यहाँ के जो दो क्रांतिकारी थे उनसे आपने प्रेरणा ली आंदोलन करने की और आम आदमी की लड़ाई लड़ने की? हाँ, उनसे प्रेरणा ली। और फिर उनके अलावा मेरे इस गांव में 8 फ्रीडम फाइटर हुए जो ऑन रिकॉर्ड थे। और वैसे तो ऐसे भी आदमी थे कि जो आज़ादी आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, लेकिन वो जेल वगैरह कभी गए नहीं, तो उस लिस्ट में आए नहीं। अंकल जी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव हुए जब आपने उनसे आज़ादी की जो बातें वे करते थे आप लोगों के साथ, जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त पे नारे लगवाते थे, ये चीज़ें करते थे, वहाँ से आपको प्रेरणा मिल गई आंदोलन करने की और एक क्रांतिकारी बनने की। उसके बाद क्या हुआ आपकी लाइफ ज़िंदगी में? उसके बाद वही हुआ, जो नींव थी उसी पर जो है इमारत खड़ी हुई। वो बताते थे कि भी अंग्रेज़ों ने ये कानून बनाया, उसके खिलाफ जो है विरोध हुआ, नारे लगे, जुलूस निकले और ये सारी बातें हुई। तो साइमन कमीशन के बारे में पूरा वो आज़ादी का इतिहास बयां करते थे। वो ऐसी ऐसी बातें हुई, वो सारी जो है उसी से जो है ना बेस
तैयार होता चला गया। और हम ना हमने कभी नौकरी की, ना बिजनेस किया, ना कोई और ऐसा काम धंधा किया, पढ़ाई की। और स्कूली टाइम में ही जब आंदोलन होते थे तो हम वहाँ पहुँच जाते थे। मतलब आप बचपन से ही उसी टाइम से ऐसी सीख लग गई कि जहाँ भी आंदोलन होता आसपास के क्षेत्र में आप वहीं चले जाते? हाँ, हम वही जाते थे। ये मैं ऐसा भी अगर कहूँ कि पूरा बोलना हाँ ना सीखा, फिर भी जो है हमने नारे बोलने सीखे। उन महान जो शख्सियत आंदोलनकारी जो हुए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन्हीं से हमने सीख मिली। अंकल जी, बात करें आपकी आंदोलनों की, किस किस तरह के आंदोलन आपने आज तक लड़े हैं और उसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, भूमिका क्या रही आपकी? सबसे पहले एक हमारे यहाँ नहर है, छोटी नहर। पता चला भाई किसी एमएलए ने उसका जो है पानी कम करा दिया। और वो आसोज कार्तिक के महीने की बात है। जब हमने पता चला तो कि हमने युवाओं जैसे मेरे जो हम उम्र थे इकट्ठे हो गए। हमने जो है घर से लोग को छुपी करके काले कपड़े ला के और जो एक पटसन का स्वर्ण निकालने के बाद डंडा होता है उन पर टांग के और उसी तर्ज पर नारा लगाया था, एमएलए वापस जाओ, एमएलए वापस जाओ। जैसे साइमन कमीशन गो बैक का था, उसी तर्ज पर वो हमने उसी से वो मिली थी। तब जो है एमएलए ने भी हार के हमारे से बात करनी पड़ी। अच्छा, एमएलए साहब ने भी आपसे एमएलए ने भी बात करनी पड़ी। और एक मेरा भाई था नाते में, जब हम उस जगह पर पहुंचते वो हमारे पास था, जूत लेके भागता। 4-5 बार ये बात हुई तो एमएलए का ना बोला, महेंद्र सिंह ये बंदर हैं, मानेंगे नहीं, इन तबूज बात के है और इन्हें बला मेर दो रहे। फिर हमने बता जी इन बात से एक ऐसा कहानी है, हमारे पानी कम हो गया और हम जमींदार के बच्चे हैं, हमारे खेता में ना कुछ होगा तो हम क्या खाएंगे। तो फिर उड़ा बात आई भाई वो कोई और एमएलए था, कोई और एमएलए था। अच्छा। और उन्होंने बोला भाई जो पानी कम भी हो रहा है ना उसमें मैं पूरा कराऊंगा। मतलब आपका आंदोलन का इतना असर पड़ा? हाँ, वो मतलब जब तक हमने उस चीज़ का भी इतना हम वो नहीं थे, ज्ञान नहीं था इस तरह का, पर इतना ज़रूर था अभी एमएलए आओ है और उसने पानी कम कर दिया और तो हमने उसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, विरोध मतलब हाँ, काले झंडे लेके विरोध? हाँ, काले झंडे लेके हमने विरोध किया। फिर जो है एक बार हरियाणा पंजाब का विभाजन होया, डिस्प्यूट चल रहा चंडीगढ़ का। तो यहाँ ये दिल्ली खरकोदा मार्ग पे मेरा गांव बसता है, यहाँ ट्रक जा रहे थे, ट्रक में बहुत आदमी जा रहे थे और वो जो है नारे लगा रहे थे। हम वहाँ जाने के तो इतने लायक थे नहीं, लेकिन हमने यहीं जो है 20-25 बच्चों की एक मंडली बनाई, गांव से औचंदी बॉर्डर तक। जन जन का नारा है चंडीगढ़ हमारा है, जन जन का नारा है चंडीगढ़ हमारा है। हमने 8-10 फेरियाँ लगाई। फिर जो है चलता रहा मामला। फिर जो है ये पीपली गांव में जो गलत फैमिली प्लानिंग थी उसको लेकर के आंदोलन आया, जिसमें वो जबरन फैमिली प्लानिंग में एक मालन और एक गोपालपुर का लड़का, मालन पीपली गांव से थी, वो शहीद हुए थे। एक आध का गोली लगी थी और बड़ा आंदोलन हो गया था वो। हम भी जो है उसमें शामिल रहे आंदोलन में। वो आंदोलन आया। फिर जो है कंधावला कांड हुआ, कंधावला कांड में भी हम सक्रिय रहे। उसके बाद हम जो है बराबर आंदोलन में रहे। तो 1985 में हमने फिर एक जो है शराबबंदी आंदोलन चलाया। अच्छा। शराबबंदी आंदोलन में डे एंड नाइट का धरना था, वो जो औचंदी बॉर्डर पे। वहाँ हमने हरियाणा सरकार के मंत्री से लिखवाया, सील लगवाई उनके हाथ से। अच्छा। और ये लिखवा भाई आगामी समय में शराब की कोई दुकान नहीं होगी, ये हमने उसे करवाया। फिर उसके बाद तो भाई जो बेहुदा टीवी प्रसारण है उसको लेकर के, नहरी पानी को लेकर के, खाड़ों को लेकर के और बिजली को लेकर के, रास्तों को लेकर के, इस तरह के अनेक आंदोलन में हम जो है मतलब बराबर सक्रिय रहे। और आम आदमी कोई भी समस्या थी, हाँ, उसको हर आंदोलन में हमने फाइट किया, ज़बरदस्त तरीके से फाइट किया।
और वो शराबबंदी के बारे में मैं ये और बताऊंगा। अब भाई हमने यहाँ फतह हासिल की औसंदी बॉर्डर पे, फिर दूसरे दंगल में जैसे पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए जाते हैं, हमने धरने रखवाए, उन धरनों पर हम पहुँचते, हम जो बताते भाई ये तो देश का समाज का देश का जो है नाश करने वाली चीज़ है, ये भारत तो जो है ना ये तो ड्राई एरिया था हमारा, तो हरियाणा ये जो है गलत आ गई, ये तो जो है ना मतलब जो समाज के जो लोग हैं उनको जो है मौत के कागार पर ले जा रही है। कुछ आदमी इसको इससे धन कमा रहे हैं और इसका जो है बंद होना चाहिए। और एक चुनाव आया, फिर उस चुनाव में एक आदमी ने नारा दिया, अभी अगर मैं सीएम होया तो पूरे प्रदेश में शराबबंदी लागू करूँगा। यानी पहले जो दारू पिला करके वोट लेते थे वो पैटर्न ख़त्म होने के बाद उससे बिल्कुल अलग पैटर्न आ गया। अभी जो शराब बंद करेगा वो हरियाणा का सीएम होगा और उसमें चौधरी बंसीलाल सीएम बने। चौधरी बंसीलाल सीएम बने, उनने जो है शराब के ऊपर जो है बंद भी लाया, हालांकि वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। तो वो उस आंदोलन में हमने कराया। फिर जी उसके अलावा भोपाल गैस कांड हुआ, उस आंदोलन में हम शामिल थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें हम शामिल थे। और ये यूनियन डिस्प्यूट एक्ट उसके खिलाफ हम थे। बहुत सारे आंदोलनों में जंतर मंतर पे हमने जो है वो हर जगह जो है ये किया। और भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ी लंबी लड़ाई, 13 साल तक ये सैदपुर चौक पे हमने आंदोलन किया, वो हमारे नेतृत्व में था। और उसके बाद हमने देखा भाई पूरे देश का किसान कहीं कहीं बैठा है और समस्या एक है, तो इसको एकजुट करने की ज़रूरत है। हमने पहले 41 गांव को कॉल किया, 41 गांव की मीटिंग यहाँ जटोला में बुलाई और वहाँ जो है एक भूमि बचाओ किसान मजदूर तालमेल कमेटी हरियाणा का गठन हमने किया। वो रोहतक में किया और रूपरेखा उसकी यहाँ तैयार हमने कर ली थी। और उस समय मैं जो है एज ए प्रवक्ता रहा। फिर जो है जो बाहर से तमिलनाडु से, ये आपके मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, इस तरह से जो किसान भूमि अधिग्रहण की मार झेल रहे थे दिल्ली में प्रदर्शन करते, तो हम किसान का भाईचारा, आपसी भाईचारा निभाने के लिए वहाँ जाते और उनकी जैसे हम मदद कर सकें थे उसकी हम मदद करते। उनके नेताओं से मिल करके फिर जो है हमने इसका जो है राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया। और राष्ट्रीय कमेटी में डॉक्टर तरुण मंडल, मेघा पाटकर, डॉक्टर सुनीलम, मैं, महावीर गुड़िया, इस तरह के जो है काफ़ी लोग उसमें शामिल थे। वहाँ भी मैं इसी पद पर आया और अनेक बार जो है जो भावांतर को लेकर के संघर्ष, एमएसपी को लेकर के संघर्ष, इन मतलब कोई दिन खाली नहीं गया कि हम आंदोलन में ना हों। और अब ये फिर बड़ा आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन 2021 का। तो मुझे जिम्मेवारी मिली थी सिंघू बॉर्डर की, लेकिन फिर संगठन की तरफ से बात आई कि भी जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ आप काम करोगे। तो मैं गाजीपुर भी, टीकरी बॉर्डर भी, यहाँ भी, पब्लिक में भी, मतलब क्या परिस्थिति है, क्या स्टेप उठाना चाहिए, उसको सारा जो है वो कर कर उसमें हम जो है गाँव में भी हर जगह जो है जो इनके लगे हुए थे टेंट, तंबू, ट्रैक्टर वगैरह, वहाँ जो है जो आदमी थे उनसे संपर्क करना, भाई को तकलीफ़, इस तरह की बातें सारी वो आंदोलन पर चर्चा सभी, और ये टीवी वगैरह पर बाइट बूट, ये जो स्टेज से संबोधित करना, ये सारे काम मतलब चलते रहे। और वो अनेक जो है ना जो महत्वपूर्ण जगह हैं दिल्ली की, जैसे प्यारेलाल भवन है दिल्ली में, ITO, मैं वहाँ कई मीटिंगों में, बड़ियों में जो ऑल इंडिया बेसिस की थी, जिसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर और पत्रकार कुलदीप नैयर और इस तरह के जो देश की जाने माने वो थे, हम उसमें भी शामिल हुए। तो
कई एक जो सरकार की वो नीति जो गलत थी उनका भी हमने विरोध किया। ये इसका रेडियो प्रसारण जो दूरदर्शन है यहाँ रोहतक, वहाँ भी हमने प्रदर्शन किए। और महिलाओं का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, नौकरी का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, दवाई का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, खेल का मामला हो, अनेक जगह हम जो है मतलब उसमें जुटे रहे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र का कोई भी मामला है, अगर गरीब के साथ कोई भी दिक्कत है, हाँ, तो उस चीज़ की आप लोगों ने हमेशा आवाज़ उठाई। हमने हमेशा आवाज़ उठाई। और हम जो दबे पिछे कुचले जो लोग हैं, जिसको हम एक शब्द में मेहनत का सावाम बोलते हैं, उनके जीवन की समस्याओं को लेकर के हमने संघर्ष किया। और वो संघर्ष कलम से भी करने का हमने पूरा प्रयास किया। कई हमने लेख भी लिखे। वो जो है आप लोगों को बता दूं, हमारे अंकल जी एक लेखक भी है और बिना डिग्री वाले वकील भी हैं। इन्होंने काफ़ी मुकदमे भी लड़े हैं। और लेखक की बात करें, ये एक बहुत बड़े लेखक भी हैं, आज भी ये काफ़ी लेख लिखते हैं। आइए उस लेख के बारे में भी आपको बताते हैं। अंकल जी कुछ हमारे दर्शकों को दिखाइए उस लेख के बारे में। रोहतक से निकलता था उस ज़माने में, और ये था नारी व्यथा, यानी नारी का दुख एक किस्म से। ये मैंने लिखा है, मैं अपने दर्शकों को दिखा ये चीज़ें। हाँ। इसके अलावा अंकल जी आपने और क्या क्या लेख लिखे समाज के बारे में? मैं देखिए, मैं देख रहा हूँ भाई जो हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उसी में एक उस पर पहुँचा। मैंने एक व्यंग्यात्मक लेख दिया कि भारत को खोखला बना रहा है चमचा युग। और जो आज वर्तमान में दिखाई जो दे रहा है, हाँ, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है, ये लिखा मैंने। ये मेरा व्यंग्यात्मक लेख था और ये उस ज़माने में काफ़ी पॉपुलर रहा। और बहुत सारे जो पढ़ने वाले थे उन्होंने जो है ये वो किया। अब ये एक लेख है मेरा कि भूमि अधिग्रहण के खिलाफ देश में मजबूत व संगठित जनवादी आंदोलन की आवश्यकता। ये उस टाइम का भूमि जो अधिग्रहण की जो समस्या थी उसका मैंने गहन विश्लेषण करके तब ये मैंने इसका सुर पहुँचा था कि भी देश में एक बड़ा राष्ट्रीय जनवादी आंदोलन हो इसके खिलाफ, तभी जो है किसान इससे बच पाएगा। तो फिर जो है इससे पहले भी हाँ, ये लिखा, ये भी व्यंग्यात्मक लेख है। जब नारद जी की आँखों से आंसू धारा बह निकली तब नारायण बोले। इसमें मैंने दिखाया कि भाई नारद जी पृथ्वी पर घूमे, उन्होंने देखा भाई क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, और वो जो है वहाँ पहुँच जाते हैं नारायण के दरबार में। और नारायण उससे सवाल करता है, भाई अब नारद जी कहाँ घूम के आए, आपने क्या कुछ देखा। तो वो बता रहे हैं अजी मैं पृथ्वी लोक पे था और पृथ्वी लोक पे एक देश है भारत, मैं वहाँ के भ्रमण पे था। तब वो यहाँ की जो बातें हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं और यहाँ का जो सीन है वो बताते बताते उनकी आँखों से आंसू निकले आए, आंसू निकले आए। इतना वो मतलब उनका ये हुआ। एक मैंने लिखा कि भी किसान की गिरती हुई आर्थिक स्थिति और उसका कारण क्या है, ये लेख भी ये किसान अपनी बदाली के लिए ना, ये नहीं है। ये नहीं। फिर जो है एक लेख दिया मैंने, बदल गया राजनीतिक पार्टियों का राजनीतिक उद्देश्य। और ये सच्चाई है। ये तो पहले जो राजनीतिक पार्टियां का जो उद्देश्य था वो राष्ट्र और समाज के लिए राजनीति करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो भारत में राजनीति का व्यापारीकरण हो गया है और ये जो है ना एक पेट के लिए राजनीति हो रही है, जबकि देश के लिए और समाज के लिए होनी चाहिए। ये मैंने इसमें ये लिखा है। और मतलब इसी तरह के आपने काफ़ी लेख लिखे हैं। हाँ, काफ़ी लेख मैंने, और जो इनमें अखबारों वगैरह में प्रकाशित भी हो रखे हैं। हाँ, अखबारों में हुए हैं।
हर बार प्रकाशित हुए हैं। मैं दरअसल 2 तरह की लड़ाइयाँ लड़ता हूँ, सड़क की लड़ाई भी लड़ता हूँ और कलम की लड़ाई भी लड़ता हूँ। जब मुझे समय मिलता है तो मैं कुछ लिखता भी हूँ और ये भी करता हूँ, लेकिन आवश्यकता पड़ती है तो मैं जो न्याय व्यवस्था है उसका दरवाज़ा भी खटखटाने से नहीं चूकता। इसीलिए जो मैंने आपको बोल रहा था कि आप हाँ। एक बिना डिग्री वाले वकील भी हैं, हाँ। जो अपनी लड़ाई खुद लड़ते हाँ, हैं। मेरे पास लाभुक हैं, मैं उनकी स्टडी करता हूँ, देखता हूँ, और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ता, लीगल अपने लिए भी नहीं लड़ता, समाज के लिए, लोगों के लिए। नहरी पानी की लड़ाई मैंने लड़ी, नहरी पानी नहीं आया, छटाई नहीं हुई, उसमें मिट्टी पड़ी हुई थी, उसमें जो है सूद नहीं ली, मैंने काफ़ी सीए विंडो लगाई। हो सकता है कि सीए विंडो लगाने वाला मैं हरियाणा का अगर रैंक निकला जाए तो मेरा फर्स्ट या सेकंड रैंक आएगा। मैंने इतनी सीए विंडो मैंने लगाई हैं, बिजली की, पानी की, नहरी पानी की, बहुत सारी, सड़क की, और उन पर काम भी हुए हैं। मैं दरखास्त, सीए विंडो, फिर उसके बाद उसका आंदोलन, और आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट तक पूरी लड़ाई लड़ी आप। हाँ, और आरटीआई वगैरह जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने किया, सिर्फ उद्देश्य है कि भी लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, समाज को सहूलियत मिलनी चाहिए, और जो कि हमारा हक है, और वो हम लोगों का अधिकार है, वो हमारा अधिकार है। और भाई हम देश की, प्रदेश की जनता को ये बताना चाहते हैं, भाई हक के लिए लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए। हमने इतना टैलेंट, मतलब इतना हो जाना चाहिए कि भाई अपने अधिकार के लिए हम जो है अपनी लड़ाई लड़ें। वो हम एक दिशा देना चाहते हैं, एक समझ देना चाहते हैं कि भाई हम सिटीज़न हैं देश के, हमारा राइट बनता है और हमारा राइट हमें मिलना चाहिए। अगर कोई हमारी राइट को दबा कर बैठेगा तो उससे हमने लड़ाई लड़के लेना चाहिए। ये सारी बातें हम इसको बताना चाह रहे हैं। मैं जो है ना पर्सनल, व्यक्तिगत हित के लिए मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं कोई शिकायत वगैरह, कोई धरना वगैरह कुछ नहीं, ऐसा अपने निजी हित के लिए कुछ नहीं किया। और किया सभी मतलब गरीब और परेशान जो आदमी है उन्हीं के लिए किया। और फिर दूसरा एक और भी है भाई, किसी व्यक्तिगत नेता से, व्यक्तिगत मंत्री संतरी से, व्यक्तिगत किसी भी साधारण व्यक्ति से हमें कोई शिकायत और मनमुटाव नहीं है। कोई भी मनमुटाव नहीं है हमारा, किसी भी पार्टी, किसी भी ना नहीं है। हम तो ये कहे, हम ये कहे भाई हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, हमने मिलनी चाहिए। नेताओं से कहें भाई हमने तुम चुन दिए, इसलिए चुने हो, आप हमारी आवाज़ उठाओ, हमारे जो है स्कूल में पढ़ाई कराओ, अस्पताल में दवाई दिलवाओ, नहरों में पानी दिलवाओ, ठीक बहाव दिलवाओ, नौजवानों को नौकरी दिलवाओ, अच्छी शिक्षा स्कूलों में दिलवाओ, ताकि अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक अच्छे नागरिक का निर्माण हो। और जब भारत में अच्छे नागरिक होंगे तो भारत एक महान देश होगा। अंकल जी, एक चीज़ के लिए मैं रोकूंगा आपको, आपने पढ़ाई कितनी की? मैं स्कूल में हायर सेकेंडरी तक मैंने पढ़ाई की। और लड़ाई या इतनी बड़ी बड़ी लड़ी? और एक और भी है कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मतलब इस उम्र में भी आप पढ़ते हैं? सच्चाई ये है कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मेरी एक हैबिट बन गई भाई, जब तक मैं शाम को नहीं पढ़ता मुझे नींद नहीं आती। मतलब बिना पढ़े आपको नींद नहीं आती? नींद नहीं आती, मैं पढ़ता हूँ, लेकिन और जो लिखता भी हूँ भाई, मैं नावल हिस्ट्री स्टोरी को ना लिखता, मैं लिखता हूँ जो समाज का दुख और दर्द, और आखिर में दर्शाता हूँ उसका समाधान। भाई ये समस्या, ये इसका कारण है और ये इसका समाधान है। अंकल जी, आपका जो परिवार वाले थे, जैसे आपकी माताजी थी, पिताजी थे बचपन में, या हमारी जैसे आंटी जो हैं वो है, या परिवार में जैसे आपके बच्चे हैं, उन्होंने कभी आपको इस चीज़ के लिए रोका नहीं? इतने बड़े बड़े आप आंदोलनों में जाते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में प्रयास किया,
मैं अकेला, मतलब बड़ा मैं ही हूँ। मेरी बहनें जो हैं, कई मेरी बहनें मेरे से बड़ी हैं, और मैं एक बहुत काफ़ी इंतज़ार बाट देखने के बाद स्कूल में जो है लड़का पैदा होया था, और सब मेरी हाथों से छाव करते थे, लाडला कोडला था मैं। और उनकी ये था भाई हमारे बच्चे का आँच नहीं आवे, उनका ये था। लेकिन उनके बच्चे में जो कूट कूट कर बाल अवस्था में उन महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भरा, जो देशभक्ति उस का पर जो जज्बा भरा। उस पर स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका था, और वो ही रास्ता रहा, मैं उसी रास्ते पे चलता रहा। लेकिन फिर वही मेरी माँ जब पीढ़ी बदल गई तो वो कह रही है, बोली ये मारी नहीं मानी इसने, हमारे जो रिश्तेदार थे उस रैंक के उनकी नहीं मानी, और मेरी बहानर का नाम लेकर तेरी बुआर की नहीं मानी, और ये वो थारी के मानेगा यो तो नुआ रहेगा, पूरी उम्र आपने नुआ रहेगा, देश के लिए दे दी, हाँ। निछावर कर रखी है। हाँ, अब हमारा भी व्यू यही है। हाँ भाई, हमने बहुत समय चला गया, अब तो इतना बाकी रह रहा है, या जितना भी बाकी रह रहा है, जिस रास्ते पर हम चले हैं उसी पे चलेंगे, उसी पर ही चलेंगे। क्यों? एक रण और भी है, ये कहते हैं पितृण, देवरण, अतिथि रण, लेकिन मैं मानता हूँ एक और है सामाजिक रण। सामाजिक जो ऋण है उससे भी मुक्ति आवश्यक है। हम समाज में रहते हैं, समाज के हम ऋणी हैं। समाज बेहतर हो ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, और समाज के लिए हमने समर्पित होना चाहिए, ये हम जो है उसमें समझते हैं, और उसी बात को लेकर हम काम करते हैं। और साथ की साथ सभी श्रोता जो दूसरे लोग उनसे भी कहते हैं, भाई आप भी इसी तरह से समाज के ऋणी हैं। बिल्कुल। ये नहीं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पैसे कमाए, कूच कर गया। जो समाज का ऋण है पैदा हुआ, बड़ा हुआ, पैसे कमाए और चला गया। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं उस ज़मीन का भी ऋण है, जिस समाज में रहते हैं उस समाज का भी ऋण है, जिस राष्ट्र में रहते हैं उस राष्ट्र का भी ऋण है। मैं तिरंगा भी लगाता हूँ, मैं ये इधर लगा हुआ है तिरंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम मानते हैं भाई देश हमारा है, समाज हमारा है, हम उसका हिस्सा हैं। देश और समाज पर कोई चोट पड़ी तो उसका नुकसान मुझे ज़रूर होगा, बिल्कुल मुझे भी होगा। तो हम इस तरह से उसकी जो है हिमायत करते हैं। अब भाई अगर कोई आदमी नुकसान पहुंचा तो वो हमारे काबिल बर्दाश्त नहीं, उसको कहते भाई नहीं, हमारा सबका इकट्ठा है, यो तेरा तेरा नहीं है, नुकसान हमारा सबका होगा, और भाई तेरे को इसको जो है तोड़ने का या ख़राब करने का कोई हक नहीं है। ये हम उसको कहते हैं, उस बात को लेकर से जुड़े हैं आप। हाँ, और इनसे भी कहते हैं अधिकारियों से, ये सरकार ने आपको मारी उसके लिए बनाया है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, और आप जो साहब हो, एसडीओ हो, तो बिजली विभाग के अधिकारी हो, और चुस्त करने के लिए हो महकमे को, एसएचओ हो तो पुलिस को चुस्त करके और लोगों को ज़्यादा सेवा देने के लिए आप काम करें, क्राइम को ख़त्म करें। और भाई शिक्षा अधिकारी हो तो शिक्षा को बेहतर बनाओ। आप जनता के साहब नहीं हैं, आप कर्नल साहब, मिलिट्री का कर्नल है, एसपी पुलिस का एसपी है, डीसी प्रशासन का डीसी है, एसएचओ वो पुलिस का एसएचओ है, और एसडीओ वो उसका है। अगर कोई सीएमओ डॉक्टर है तो वो चिकित्सक विभाग का है, ना कि वो लोगों का। उनका काम लोगों को के ऊपर रौब झाड़ना, डांट मारना या उनको हीन समझना नहीं है, बल्कि अपनी अच्छी सेवाएं दे करके
जनता की समस्याओं का समाधान करना उनका कार्य है, उसी के लिए तनख्वाह देती है। बिल्कुल। और ये सारे भाई इससे जो शपथ लेते हैं ये, अब भाई हम शपथ लेते हैं, हलफ से बयान लेते हैं, संविधान को मान के चलेंगे, देश का वो करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये आम आदमी संविधान की कदर करता है, आम आदमी तिरंगे की कदर करता है, लेकिन ये अपने हित के लिए सबको तोड़ मरोड़ बाढ़ में जाओ, पेट भरना से ये बात खत्म होगी, ये पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न देश हित में नहीं है, इससे देश का भला भी नहीं होगा, और सच्ची बूझो तो देश का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। बिल्कुल सर। देश का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। देश में शिक्षा में लाओ, वैज्ञानिक शिक्षा दो, वैज्ञानिक शिक्षाएं दो, उनको जो है वैज्ञानिक पैदा होंगे, डॉक्टर पैदा होंगे, इंजीनियर पैदा होंगे, उसमें उससे देश की तरक्की होगी और उसमें राष्ट्र प्रेम की भावना भी हो। यानी हम चाहते हैं कि देश का हर व्यक्ति राष्ट्र से समर्पित हो। फर्स्ट माय कंट्री, अदरवाइज सेकेंडरी, ये होना चाहिए उसमें। और वो सोचेगा हाँ भाई ख़त्म मामला। अब सही तो ये है कि ये कोष वगैरह फलाना खजाना ये जो बातें हैं भाई, ये तमाम सरकार के पास जो पैसा जा रहा है खजाने में है, वो तमाम जनता के टैक्स के माध्यम से सरकार के पास पहुंचता है। वो पैसा किसका होगा? जनता का। अगर वो खा रहे हैं, अगर कोई आदमी उसको खा रहा है तो वो क्या होया? वो तो अमानत में खमानत है। बिल्कुल अंकल जी, वो अमानत में खमानत है, उर्दू का शब्द है, और ये क्राइम है। ये उसके खिलाफ तो उस आईपीसी की सेक्शन के तहत मामला दर्ज करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल अंकल जी, होना चाहिए। वो जनता का पैसा है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, वो उसमें होना चाहिए। अभी आपने एक छोटा सवाल कराया था भाई, मैं जो है ना, जहाँ तक ये विचार ये बातें आई, इसमें दूसरी बातें भी सहायक हैं। हमने जो शराबबंदी आंदोलन किया था वो आर्य समाज और दूसरे जो क्रांतिकारी संगठन थे उसमें शामिल थे, उनके उससे जो है वो हुआ था, और मेरा झुकाव उन क्रांतिकारी संगठनों की तरफ हुआ। मैंने बहुत सारे संगठनों पर काम भी किया, जैसे एक था AIDSO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, MSS पे भी काम किया, महिला सांस्कृतिक संगठन उस पर भी मैंने काम किया, और जो मज़दूरों का संगठन UTUC है उस पर भी मैंने काम किया है, स्टूडेंटों का AIDSO था उस पर भी मैंने काम किया है। अपनी जिम्मेवारी जहाँ तक मैंने निभा पाया मैंने निभाई है। और अब जो है ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का मैं हरियाणा प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और वहाँ मैं भी अपना वो कर रहा हूँ। मैं अभी आप लोगों को अपने दर्शकों को दिखाऊंगा, अंकल जी के कमरे का दिखाना चाहूँगा अंदर से। आपको कमरे के अंदर ना जो भी चीज़ें दिखाई देंगी, जो भी चाहे किताबें हर जगह किताबें मिलेंगी आपको, हर जगह। ये जो बक्से रखे हैं इनके अंदर भी आप देखेंगे तो किताबें होंगी, किताबें ही होंगी। अंकल जी का मतलब पूरा जीवन ही इसी चीज़ में चला गया है, पूरा जीवन इसी चीज़ में चला गया। जहाँ भी आप देखें ना सिर्फ किताबें ही होंगी। ऐसे एक महान आंदोलनकारी जो हमारे बीच में है, हम इनको सच सच नमन करते हैं इस चीज़ के लिए। और फोटो आप देखेंगे ना तो हर जगह आपको नेताजी सुभाष चंद्र जी की, भगत सिंह जी की और ऐसी ऐसी फ़ोटोएँ मिलेंगी जो मतलब आज कहीं कहीं दिखाई देती है। आप लोगों ने जो हमारे आंदोलनकारी कामरेड हंसराज जी हैं उनके विचार सुने, उनकी विचारधारा देखी, वो किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे क्षेत्र में आसपास कोई और भी ऐसे महान क्रांतिकारी हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर संपर्क करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।